मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य संबंध का महत्वपूर्ण एमसीक्यू। याद रखें, ये एमसीक्यू बीपीएससी के साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस और एसएससी लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कथन ए है जिसमें भारत का संविधान अर्धसंघीय है। कारण बताया गया है कि इसने केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तियां दी है। तो प्रयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए को माना गया है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो भारत का संविधान देश को संघ के रूप में संदर्भित नहीं करता है। दूसरी ओर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्य का संघ कहता है। यह दर्शाता है कि भारत कई राज्यों से बना एक संघ है जो सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत संघ अटूट है। इस स्थिति में राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। उनके पास संघ छोड़ने का अधिकार नहीं है। अर्धसंघीय सरकार वह होती है जिसमें संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन समान नहीं होता। अपने मजबूत केंद्रीय तंत्र के कारण भारत एक एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघ है और इसे अर्धसंघीय राज्य कहा जाता है। तो इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कथन ये है कि संघवाद साझा शासन और स्वशासन के सिद्धांत के आधार पर सरकार के कई स्तरों पर सत्ता साझा करने के लिए लगभग एक संस्थागत व्यवस्था है। कारण है, संघों ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर लगातार समायोजन और अनुकूलन किया है। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। इसमें बताया गया है कि ऑप्शन ए सही है जिसमें ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि एक संघीय सरकार वह है जिसमें संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। संघ एक नया राज्य यानी कि राजनीतिक व्यवस्था है जो विभिन्न इकाइयों के बीच एक संधि या समझौते के माध्यम से बनता है। संघ दो तरीकों से बनाया जा सकता है, यानी एकीकरण के माध्यम से या फिर विघटन के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि भारत में संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। तीसरा है भारतीय संघ की विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो बी को सही माना गया है जिसमें से 1 और 3 को सही माना गया है। 1 और 3 को देखते हैं। 1 में है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है और तीसरा है कि भारतीय संघ की विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता है। ऑप्शन 2 जो है ये गलत है। इसकी चर्चा करते हैं कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है ये अमेरिकी मॉडल पर नहीं बल्कि कनाडाई मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति विधानमंडल का हिस्सा है लेकिन इसका सदस्य नहीं है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। तीसरा है राज्यों की परिषद संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करके एक संघीय चरित्र को दर्शाती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर बी को बोला गया है कि इनमें से केवल 2 कथन सत्य हैं। पहला और तीसरा को सत्य माना गया है, दूसरा को गलत माना गया है। इसकी चर्चा करते हैं। तो कथन 1 सही है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है लेकिन राष्ट्रपति अंग्रेजी क्राउन की तरह संसद सदस्य के रूप में मतदान और अन्य संसदीय प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब कथन 2 गलत है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को राज्य का विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुना जाएगा। कथन तीसरा जो है वो सही है कि राज्यों की परिषद संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करके एक संघीय चरित्र को दर्शाती है। भारत में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या राज्य प्रतिनिधित्व की समानता के अमेरिकी सिद्धांत के विपरीत यानी कि भिन्न होती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व को न अपनाने के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें।
पहला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। यह मानता है कि प्रत्येक मतदाता साक्षर होना चाहिए। दूसरा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का एक नुकसान विधानमंडल का कई छोटे समूहों में विखंडन है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका उत्तर 1 और 2 दोनों को माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इस प्रणाली के लिए मतदाता को कम से कम इतना साक्षर होना चाहिए कि वह अंकों को जान सके और उन्हें मतपत्र पर अंकित कर सके। कथन 2 सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक नुकसान यह है कि इससे विधायिका कई छोटे छोटे समूहों में बंट जाती है। प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए स्थिर गठबंधन बनाना मुश्किल हो सकता है। अगला प्रश्न है, संघ की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी राज्य के नाम से सही ढंग से मेल खाती है? तो यहाँ पर हमें सही विकल्प को चुनना है। इनमें उपर्युक्त सभी को सही माना गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अमेरिका दुनिया का पहला और सबसे पुराना संघ है। दूसरा, भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। तो उपर्युक्त बताए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर सी को बोला गया है। 1 और 2 दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो अमेरिकी क्रांति के बाद 1787 में अमेरिकी संघ का गठन किया गया था, जिसमें 50 राज्य शामिल हैं, जिनमें से 13 पहले से था। दूसरा है, कनाडाई प्रांत का गठन 1867 में हुआ था, इसमें 10 प्रांत, जिनमें से 4 पहले से शामिल हैं। भारतीय संघ अपने गठन और संघ शब्द को प्राथमिकता देने में कनाडाई संघ जैसा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय चरित्र की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखती है और संघीय ढांचे में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखती है। इसमें बिंदु 2, 3 और 4 को गलत माना गया है, क्योंकि ये सरकार के एकात्मक रूप की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन डी को माना गया है कि यह संघ बनाने वाली इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम है। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखी जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन है। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। एक्सप्लेनेशन को देखें। तो भारतीय संघ इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों के संघ के बजाय राज्यों का समूह चुना गया है। भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संघवाद एक दोहरी राजनीति है, लेकिन इसमें दोहरी सेवा होगी। लेकिन एक अपवाद के साथ, यह माना जाता है कि हर देश में प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ पद होते हैं जिन्हें प्रशासन के मानक को बनाए रखने के दृष्टिकोण से राजनीति कहा जा सकता है। तो भारतीय संविधान में उपर्युक्त अपवाद की पहचान करें। तो यहाँ पर ऑप्शन को बी को माना गया है कि अखिल भारतीय सेवा संघवाद की भावना का उल्लंघन करती है, लेकिन वे केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क को सुविधाजनक मानते हुए प्रशासन और एकरूपता का उच्च मानक बनाए रखते हैं। राज्य भी अपनी अपनी राज्य सेवाएं बना सकती है। यहाँ पर शुरू करते हैं केंद्र राज्य संबंध से महत्वपूर्ण MCQ और एक्सप्लेनेशन। पहला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल विचार करेंगे। इनमें से फर्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य यद्यपि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकते हैं। तीसरा है, UPSC राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। तो उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी को गलत माना गया है। 2 और 3 है ना, ये 2 गलत हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो 1 को सही माना गया है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य यद्यपि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, कथन 2 गलत है। संसद को संबंधित राज्यों की राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का अधिकार है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन 3 गलत है। UPSC राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत एक दोहरी राजनीति है। भारत में एक दोहरी राजनीति है, इसलिए न्याय प्रशासन की दोहरी प्रणाली मौजूद है। राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान राज्य सरकार निलंबित रहती है। तो उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों कथन सही नहीं है, गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो भारत एक दोहरी राजनीति है, लेकिन न्यायपालिका की एकीकृत प्रणाली है, जो एकात्मक सिद्धांत है, लेकिन साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखी जाती है, जो संघीय सिद्धांत है। कथन 2 गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है, लेकिन केंद्र को किसी भी मामले में राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का अधिकार मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। दूसरा है, संसद के पास जीएसटी को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने का विशेष अधिकार है। तीसरा, आयकर केंद्र सरकार द्वारा यानी केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है और विभिन्न राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर हमें गलत कोड को चुनना है। तो बताया गया है ऑप्शन बी 2 और 3, ये 2 ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है, यानी कि मूल रूप से सही है। कैबिनेट सचिव मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को जीएसटी को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने का अधिकार है। वर्ष 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम ने समवर्ती सूची में कर प्रविष्टियों पर यह अपवाद बनाया। कथन 3 गलत है, आयकर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है और केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि संघ के पास भारत के राजस्व की सुरक्षा पर भारत के भीतर या भारत से उधार लेने की असीमित शक्ति होगी। दूसरा, संविधान राज्य को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में प्रवेश करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन 1 को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखें। तो संघ के पास भारत के राजस्व की सुरक्षा पर भारत के भीतर या बाहर से उधार लेने की असीमित शक्ति होगी, लेकिन यह प्रावधान संविधान द्वारा अनुच्छेद 292 के तहत प्रदान की गई है। कथन 2 गलत है, राज्य भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकते। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्यों को केंद्र की सहमति से भारत के बाहर से उधार लेने की शक्ति थी, लेकिन संविधान द्वारा राज्यों को इस शक्ति को पूरी तरह से वंचित किया गया है। राज्य के राजस्व की सुरक्षा पर भारत के क्षेत्र के भीतर उधार ले सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि पूरे भारत में केंद्र और प्रत्येक राज्य की न्यायिक कार्रवाई को पूर्ण विश्वास और ऋण दिया जाना चाहिए। दूसरा, भारत में किसी राज्य के न्यायालयों को भारत के किसी अन्य राज्य के दंड कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है। तीसरा, सिविल न्यायालय के अंतिम निर्णय ही भारत में कहीं भी लागू किए जा सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं, यहाँ पर ये बताना है। तो 1 और 3 को सही माना गया है, 2 को गलत माना गया है, जिसकी चर्चा करते हैं। पहला, तो प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, इसलिए यह संभव है कि एक राज्य के कृत्यों और अभिलेखों को दूसरे राज्यों में मान्यता न मिले। ऐसी किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए संविधान में पूर्ण विश्वास या ऋण खंड शामिल है, जो यह कहता है कि केंद्र और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को भारत के पूरे क्षेत्र में पूर्ण विश्वास और ऋण दिया जाना चाहिए। कथन 2 गलत है, यह किसी राज्य के न्यायालयों को दूसरे राज्य के दंड कानूनों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है या नहीं रखता है। कथन 3 सही है, भारत के किसी भी हिस्से में सिविल न्यायालयों के अंतिम निर्णय और आदेश भारत के भीतर कहीं भी निष्पादित किए जा सकते हैं, यानी कि निर्णय पर नए मुकदमों की आवश्यकता के बिना। यह नियम केवल सिविल निर्णयों पर लागू होता है, न कि आपराधिक निर्णयों पर। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखें, ऐसे निर्णय कहाँ पर लागू होते हैं, तो सिविल निर्णय पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित हैं। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कोड में से सही कोड को हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को सही माना गया है, सभी सही हैं कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, बिक्री कर के लिए क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद,
है ना। ये सभी अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर विचार करता है। राष्ट्रपति ऐसे परिषद की स्थापना कर सकते हैं यदि किसी भी समय उन्हें लगता है कि इसकी स्थापना से सार्वजनिक हित सधेंगे। वह ऐसी परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 263 के उपर्युक्त प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति ने संबंधित विषयों में नीति और कार्यवाही से के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित परिषदों की स्थापना की है ना। जो बताया गया है यहाँ पर ये में है कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, स्थानीय सरकार और शहरी विकास की केंद्रीय परिषद, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण क्षेत्रों के लिए बिक्री कर के लिए 4 क्षेत्रीय परिषद, भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय परिषद और होम्योपैथी की केंद्रीय परिषद की स्थापना संसद के अधिनियमों के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 262 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर सही कथन को हमें बताना है, जिनमें से ऑप्शन ए को सत्य माना गया है, बाकी सभी गलत हैं। कि यह अंतर्राज्यीय जल परिषद से संबंधित है, यानी 262, है ना। बाकी बात जो 2 और 3 जो है वो गलत है। चर्चा करते हैं एक्सप्लेनेशन में कि संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के निर्णयन का प्रावधान रखता है या करता है। कथन 2 गलत है। कथन 2 में कहा गया था कि यह विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और तीसरा कहता है कि अंतर्राज्यीय जल परिषद न्यायाधिकरण की स्थापना नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के तहत की गई है ना। इसकी चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 262 के 2 प्रावधान हैं। पहला है कि संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है। दूसरा है, संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकरण क्षेत्र का प्रयोग करेगा। इसके अलावा इस प्रावधान के तहत संसद ने 2 नए कानून बनाए। पहला नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है। संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है। कथन 3 गलत है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के संबंध में 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद के निपटारे के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। तो ये काफ़ी लंबा और लेंदी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें, क्योंकि अक्सर साउथ के राज्यों में नदियों से जुड़े हुए विवाद हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक एक बार पॉज करके अवश्य देखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को सही माना गया है कि व्यापार की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानमंडल में पेश किए जा सकते हैं। यह ऑप्शन सही है। बाकी बात ए बी सी गलत है। ए में है कि संविधान का भाग 12 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। बी है कि यदि राज्य की सीमा से पहले किसी भी चरण में प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो अनुच्छेद 301 का उल्लंघन नहीं होगा। तीसरा है कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 से 307 सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों से संबंधित है। ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये गलत है मूल रूप से। इसकी चर्चा करते हैं एक्सप्लेनेशन में। पहला है कि कथन 1 गलत है। संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। ऑप्शन में क्या कहा गया था? भाग 12 बताया गया था, होना चाहिए था 13। अगला है कथन 2 गलत, क्योंकि अनुच्छेद 301 घोषित करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होंगे, है ना। ऑप्शन में क्या कहा गया था कि यदि राज्य की सीमा के पहले किसी भी चरण में प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो अनुच्छेद 301 का उल्लंघन नहीं होगा, जबकि उल्लंघन होगा, ऐसा बताया गया है। अगला है कि इस प्रावधान का उद्देश्य राज्यों के बीच सीमा अवरोध को तोड़ना और एक इकाई बनाना है। अगला एक्सप्लेनेशन है कि इस प्रावधान के तहत स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और संभोग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और अंतर पाठ्यक्रम तक भी फैली हुई है।
इसके अलावा इस प्रकार अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होगा चाहे प्रतिबंध किसी भी राज्य की सीमा पर या किसी भी पूर्व या बाद के चरण में लगाए गए हों। कथन 3 गलत है क्योंकि संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग से संबंधित है। कथन 4 सही है। किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य के साथ या उस राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ ही विधायिका में पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 2 महत्वपूर्ण चैप्टर को भारत के राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए। अगले चैप्टर में हम लोग कुछ और अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।